वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है सौरभ पाठक। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के पार्ट फर्स्ट आपका है बैलेंस ऑफ पेमेंट। पार्ट फर्स्ट के एपिसोड 4 का आज मैं पार्ट फर्स्ट के एपिसोड 4 का यहां पर जो है कि शुभारंभ कर रहा हूं। सभी लोग जुड़ जाइएगा, कॉपी और पेन हाथ में ले लीजिएगा ताकि आप प्यारे प्यारे नोट्स जो हैं कि आप बना सकें, जो कि एग्जाम से एक दिन पहले आप केवल देख करके चले जाइएगा। सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम में कर पाओगे। जो लेवल यहाँ पे पढ़ाने का है वो है यूजीसी नेट लेवल का यहाँ पर पढ़ाई करवा रहा हूँ मैं। पीजीटी टीजीटी कहने का मतलब ये नहीं कि वो आप अगर पीजीटी टीजीटी उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप अगर यहाँ पढ़ लोगे तो आप ऑटोमेटिक ही आपके सारे डाउट्स उसके उस लेवल के तो डाउट्स आपके क्लियर हो ही जाएंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले के जो 3 एपिसोड थे बैलेंस ऑफ पेमेंट के, उनमें हमने काफ़ी अच्छी बातें डिस्कस करी। आपका विजुअल क्या होता है, इनविजिबल कैपिटल, ये आपका बहुत जो है कि अच्छे टॉपिक्स हैं और यहाँ पर जो है कि इनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि हम इनको क्या लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं। हमको क्या लगता है कि यहाँ पर सर जो है कि यहाँ पर करंट अकाउंट और ये तो सबको आता ही है करंट अकाउंट में। अब वो आपसे पूछेंगे करंट और ट्रेड अकाउंट में क्या जो है कि डिफरेंस है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट में। तो आपको मालूम होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल विजुअल आइटम आते हैं, करंट में जो है कि विजुअल प्लस इनविजुअल भी आते हैं, प्लस गिफ्ट्स वगैरह भी आते हैं, प्लस इंटरेस्ट गिफ्ट्स आपके क्या हो जाएंगे, यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो वो छोटे छोटे क्वेश्चंस आप छोटे पर मोटे, है ना, छोटे पर मोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको हल्के में नहीं लेना। तो उनका सारा कुछ मैंने यहाँ पर जो है कि डिस्कशन करा हुआ है। और आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एपिसोड 3, है ना। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। हम मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी हमने स्टार्ट कर दिया था। उसकी ये पहली स्लाइड जो है कि यहाँ पर हमने मॉनेटरी मेजर और फिजिकल मेजर्स की हमने बात करी थी, है ना। यहीं पर हमने जो है कि अपना एपिसोड 3 खत्म करा था। तो हम यहीं से लेकर के चलते। देखिए, मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी आपने पढ़ा था कि डिसइक्विलिब्रियम बीओपी में क्या होता है कि भाई बीओपी में अगर सरप्लस हो जाए तो ये भी डिसइक्विलिब्रियम है, और अगर डिफिसिट हो जाए तो भाई ये भी डिसइक्विलिब्रियम है। यानी जो है कि सरप्लस और डिफिसिट दोनों क्या है, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। अगर यही स्टेटमेंट आ जाए द सरप्लस इन बीओपी विल बी टर्म्ड एज डिसइक्विलिब्रियम, और ये आपका एक स्टेटमेंट हो और उसको ऑप्शन हो कि उसको ये सही है या गलत है, तो हम देखेंगे सरप्लस है बीओपी में तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सरप्लस। तो ये डिसइक्विलिब्रियम नहीं मानेंगे इसको, है ना। बच्चे अपना ऑटोमेटिक दिमाग लगा लेते हैं, हालांकि आपने पढ़ा भी हो लेकिन पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, इसीलिए नोट्स आपको बनाने हैं। तो आपको याद रखना सरप्लस भी जो है वो आपका क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। मैंने ये लास्ट स्लाइड में आपको जो है कि बताया था यहाँ पर, इसमें वेट अ मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए, सरप्लस इन बीओपी अकर्स व्हेन टोटल रिसीट्स एक्सीड्स टोटल पेमेंट। यानी जो है कि टोटल रिसीट जो बढ़ जाती है टोटल पेमेंट, तो वो आपका सरप्लस हो जाता है। और ये भी क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस इट्स कंडीशन ऑफ सरप्लस और डेफिसिट। यानी सरप्लस भी है इसमें और क्या है, डेफिसिट भी, दोनों है इसमें, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये क्या है कि भाई इसमें अब इसके मेजर्स जो है कि कई मेजर्स होते हैं कि हम किन किन तरीकों से, कई तरीके होते हैं कि किन किन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं बीओपी में जो डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है तो उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो पहला तो जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी, यानी सबसे पहले आरबीआई वो क्या कर सकती है उस चीज में, तो वो अपने टूल्स हथियार निकालती बाहर। वो कहती भाई अगर इन हथियारों से अगर सही हो जाता है तब तो मैं अपने हथियार से करूँ। जैसे कि आरबीआई कहती है कि भाई बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम आया क्यों, यानी अगर बीओपी डेफिसिट में है तो ऐसा हुआ। भाई बीओपी डेफिसिट का मतलब है कि बीओपी में ज्यादातर तो पार्ट जो है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड तो नहीं कहीं गड़बड़ आ गया। तो उन्होंने देखा कि हाँ बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या है कि भाई एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इंपोर्ट जो कि वो बढ़ रहा है। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर इंपोर्ट बढ़ रहा है एक्सपोर्ट कम हो रहा है, यानी कहने का मतलब है आदमी के पास हमारे देश में पैसा जो है कि लग रहा ज़्यादा हो गया तभी इंपोर्टेड चीज़ खरीदने लगा। कहते नहीं इंपोर्टेड है, बात समझो पहले, इंपोर्टेड है, ये मेरा फ़ोन इंपोर्टेड है, ये मेरा
जैकेट इम्पोर्टेड है, टी शर्ट इम्पोर्टेड है, आई यूज टू बी ए इम्पोर्टेड गुड्स, इस तरीके से लोग कहते होंगे, आपने सुना होगा। तो इम्पोर्टेड चीज़ों का बड़ा विरोध रहता है। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई इम्पोर्टेड पहनोगे, तो उन्होंने क्या करा कि पैसे जेब से क्या कर दिए, इसने क्या करा कि अभी तुम्हारी जेब से पैसे कम कर रहा है। कैसे कम करेगा, तो ये क्या करेगा यहाँ पर अपना, क्योंकि इसके हाथ में क्या मॉनिटरी चीजें हैं, बैंकिंग से संबंधित चीजें हैं इसके हाथ में, आरबीआई के हाथ में। तो आरबीआई क्या करेगा भाई कि सीधा सीधा जो है कि जो आपका सीआरआर है ना, बीआर, मतलब सब चीजें जो है कि जो इस तरीके से बढ़ा देगी। मान लो सीआरआर बढ़ा दिया है ना, तो ये जो है कि इंटरेस्ट बढ़ गया। जो बैंकें मान लो कि जो लोन लेती हैं आरबीआई से, उसके बाद ही तो आगे देती हैं। मान लो कि उन्होंने 5% पे लोन लिया कि भैया अगर 1 लाख रुपए आरबीआई से हम लेंगे तो उसका जो है कि 1,05,000 हमको देना होगा। और फिर जो है कि उसको आगे वो 10% पे हम लोगों को देती हैं, 8% पे देती हैं, ताकि जो है कि उनको 3% या 5% का जो भी उससे ज़्यादा देंगे तो वो उनको बेनिफिट हो जाए। मान लो अभी 8% का आगे दे रही थी बैंक, 8% का आगे दे रही थी, तो आरबीआई ने क्या करा कि इनका ये जो है 5% इसको कर दिया बढ़ा के 7%। अब क्या होगा, तो अभी तक तो ये 3 रुपए का 3% का बेनिफिट ले रहे थे बैंक वाले, क्योंकि 5 का ले रहे थे और 8 का जो है कि उसे आगे दे रहे थे 8% पे। अब इनको 7 में मिल रहा है, तो अभी ये क्या करेंगे, 8 पे तो नहीं देंगे, क्योंकि भाई 1% पे तो इनका अपना स्टाफ का ही खर्चा वर्चा आ जाएगा। तो अब ये इसको देंगे कितने पे, 10% पे। तो जो है ना पैसे लेकर के आराम से लोग लोन लेकर के बढ़िया खरीदारी शॉपिंग वॉपिंग करते थे कि पैसा सस्ता मिल रहा है, आराम से जो है कि खरीदारी करो, जो मन हो तो तुरंत लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो और तुरंत खरीदारी करो, जब आएगा पैसा चुका देंगे, ब्याज कहाँ लग रहा है इतना। तो जब उनको लगेगा अरे भाई 10% ब्याज, तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कुछ लोग तो लेना कम करेंगे ना। कहने का मतलब जो बेफालतू में जो है कि खर्च कर रहे थे, हमारे इंपोर्टेड गुड्स वगैरह लोन लेकर के पहन रहे थे, तो वो क्या करेंगे, इंपोर्टेड गुड्स जो है कि मंगाने जो ज़्यादा मंगा रहे थे, यानी ये हमारा जो बढ़ रहा था इस तरीके से, तो ये क्या होगा, हल्का सा कम होगा। यानी ये जो है कि हल्का सा हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जैसे इम्पोर्ट कम हुआ, यानी जो है कि भाई हमारा जो है कि जो डेफिसिट हुआ वो भी हमारा बीओपी में कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये अपने जो है कि मेजर्स लगाते हैं, है ना। तो ये आपके बैंक की तरफ से जो भी आपके हो जाते हैं, जो आरबीआई जैसे मान लो आपका जो है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कि ये एक काम ये करती है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाती है। ओपन मार्केट में क्या होता है कि ये जो है कि ना वहाँ पर बॉन्ड वगैरह बेच देती है। जैसे लोगों की जेब में पैसा है, अब वो क्या करेगी, मार्केट में मान लो कि अगर ज़्यादा पैसा है तो इसीलिए लोग इंपोर्टेड गुड्स वगैरह मंगा रहे हैं, है ना। तो या मान लो कि क्या हो गया, महंगाई हो रखी है मार्केट में, अपने डोमेस्टिक मार्केट में महंगाई हो रखी है ना। क्यों हो रखी है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, बाहर से माल मंगा ले रहे। वो करें यहाँ भी 100 रुपये का पड़ रहा है और बाहर का भी 100 रुपये में पड़ रहा है, तो एक काम करो यार, बाहर से ही मंगा लेते हैं, इंपोर्टेड भी कहलाएगा, है ना। तो क्योंकि ये चीज़ महंगी, अब ये चीज़ महंगी क्यों हो रखी है, पब्लिक ने ही महंगी कर रखी है। पब्लिक ने क्यों महंगी कर रखी है, पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा है। मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में, लल्लू लाल की मिठाई की दुकान है, उनके पास कोई आया 500 रुपये में मिठाई बेच रहे थे। लल्लू लाल ने एक बार ट्राई करा कि एक काम करो भैया, जो है कि मिठाई 600 रुपये की है, उन्होंने कह दिया, लल्लू लाल ने धोखे से कह दिया। तो वो व्यक्ति के पास क्योंकि उसके पास पैसा है, तो उसने क्या करा, भाई लो 600 रुपये लो। लल्लू लाल ने कहा ये तो आराम से मिल रहा है। उन्होंने दूसरे पे ट्राई करा, भैया 600 रुपये किलो, बोला 600 महंगी है, लेकिन उसने ले लिया। लल्लू लाल ने कहा ये तो ले रहे हैं। लल्लू लाल ने 4-5 से 10 लोगों पर ट्राई करा, 600 रुपये में मिठाई बिक जा रही उनकी। तो फिर क्या हुआ, लल्लू लाल ने वही प्राइस सेट कर दिया। यानी जो है जो महंगाई बढ़ाई वो जनता ने बढ़ाई है, महंगाई बढ़ाई जनता पर से। अगर वही पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति लड़ जाता लल्लू लाल से, भैया 600 रुपये मैं नहीं दे पाऊंगा, भैया 600 मैं नहीं दे पाऊंगा, 600 जो है कि 600 रुपये में इतनी महंगी मिठाई हो गई, है ना। तो अगर ऐसा लोगों ने कहा तो लल्लू लाल बढ़ाते ही नहीं, रेट 500 का 500 रहता। तो कहने मतलब पब्लिक ही क्या करती, महंगाई करती है। तो क्योंकि उसका पैसा ज़्यादा है, तो उन्होंने इधर रेट बढ़ा दिया, पैसा हो गया कम, तो लोगों ने क्या करा, भाई लोग क्या करेंगे, ये वाली चीज़ जो हमारी है ना, घरेलू डोमेस्टिक आइटम हमारा, ये हो जाएगा सस्ता, क्योंकि इसके 100 रुपये देंगे नहीं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 80। और चूंकि ये 80 हो जाएगा तो, और ये 100 का 100 ही रहा। अब आपका कहोगे सर यहाँ भी तो पैसे नहीं देंगे, ये तो बड़ा रहेगा। भाई ये है इंटरनेशनल गुड, आपने अपने देश में पैसा कम करा, तो इसकी डिमांड पे मान लो हमारे देश से केवल 5% डिमांड जा रही थी, 5% डिमांड जा रही थी हमारे देश से इस वाले गुड्स पे। तो उस बाकी के 95% जो देश हैं वो तो अभी भी डिमांड करो, तो इसका रेट इतनी जल्दी कम नहीं होगा।
हमारे देश के जो गुड्स है उसकी कमोडिटी है उसका रेट कम हो जाएगा, चूंकि द प्राइस ऑफ आर डोमेस्टिक कमोडिटीज विल बी डिक्रीज्ड, हैंस एज अ रिजल्ट people will be demanding our domestic goods only. Okay, they will be not fighting for imported goods कि नहीं मैं मुझे वो चाहिए क्योंकि यही इसी रेट का वो भी है ना, तो द कंडीशन विल बी नॉट बी राइजिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन से बॉन्ड बेच देती है आरबीआई, है ना, बॉन्ड वगैरह बेच देगी। जैसे मान लो बॉन्ड आप सभी लोग जानते हो, आई विल नॉट गोइंग इन डिटेल सो मच, क्योंकि यहीं पर मैंने डिटेल में चला गया, टॉपिक ही चेंज हो जाता है ना, चला इसलिए आता ताकि आपको सही से समझा पाऊँ। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट लगाती है फिस्कल पॉलिसी। जैसे कि मान लो क्या करा, अच्छा बेटा इंपोर्टेड गुड्स पहनोगे, तो उन्होंने क्या कर दिया भाई, उन्होंने कर दिया कि आपका इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। जैसे जो फ़ोन मान लो कि कोई 1 लाख का मंगा रहा था, अब उस पर उन्होंने मान लो कि 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया, वो 1,10,000 का हो गया। यानी जो है कि भाई कुछ फिर आदमी जो है कि हल्का तो महंगा हो गया, तो वो क्या करेगा भाई, कम खरीदेगा बाहर की चीज़ें। तो इस तरीके से क्या होता है कि इंपोर्ट को कम करने का प्रयास कराता है। फिस्कल पॉलिसी इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इनकर्स डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इट गेट्स इनकम थ्रू टैक्सेशन एंड नॉन टैक्स सोर्सेज। ये नॉन टैक्स मान लो कि आपका चालान काट दिया है ना, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखिए तीसरा क्या तरीका है, एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन। मैं शायद बता दूंगा पिछले लेक्चर में। एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एक तो होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है डिवेल्यूशन। मतलब एक ही है कि जो है कि हमारे रुपए की जो वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम हो जाना, रुपए की वैल्यू, लेकिन किसने कैसे कम हुई उसकी वजह से ये दो भागों में बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट कम करेगी रुपए की वैल्यू जानबूझ के मैनुअली, तो इसे कहलाया जाएगा डिवैल्यूएशन। अगर अपने आप कम हो गई, डिमांड मार्केट की सप्लाई से, तब उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे अब रुपए की वैल्यू कम हो गई, यानी जो कि $8 हमारा है कितने, 80 रुपए में $1 के, मोटा मोटी है ना, तो भाई रुपए इसकी वैल्यू कम हो गई डॉलर के मुकाबले, यानी जो है कि क्या सर ये 75 रुपए में आ जाएगा क्या? अरे भाई अगर ये $1 में 80 रुपए, $1 में 80 रुपए, तो $1 में अगर ये 75 हो जाएगा, तब तो रुपया तो और भारी हो जाएगा डॉलर के मुकाबले। क्यों भारी हो जाएगा? क्योंकि अभी तो $1 में 80 मिल रहे थे, अब 75 मिल रहा है, यानी रुपए भारी हो रहा है। यानी जो है कि यहाँ पर जो है कि अगर $1 में जो है कि यहाँ पर अगर ये एक टाइम पे कम होते होते अगर ₹1 के ही बराबर आ जाए, है ना, तो कहने का मतलब जो है कि ये इतना भारी हो जाएगा कि कहते हैं मेरी बराबरी करोगे क्या, तो इतना भारी हो जाएगा कि डॉलर की बराबरी कर लेगा, तो ये भारी, इसे कहते हैं भारी, यानी कम हो रहा है तो उसे भारी कहते हैं। लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कम होगा, जो कि डॉलर इज with respect to dollar, rupee is getting more and more value। ओके, तो more and more value का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये कम हो रही है इसकी जो यहाँ पर ये वाली वैल्यू। ओके, तो आप समझिए, तो डेप्रिसिएशन का मतलब जो है कि डेप्रिशिएट हो जाएगा। करेंसी डेप्रिशिएट का मतलब है कि हल्की हो जाएगी। कहने का मतलब अभी कोई व्यक्ति $1 में 80 रुपए तक का गुड्स परचेज कर पा रहा था, यानी $1 में उसको 80 रुपए मिल रहे थे, $1 में उसको 80 रुपए मिल रहे थे। अगर गवर्नमेंट क्या करे कि इसको डिवैल्यूएट कर दे, देखो गवर्नमेंट अगर करेगी तो डिवैल्यूएट, अगर अपने आप हो जाएगा तो डेप्रिसिएशन, इतना समझ लो आप। अगर मैं ये बताऊंगा कि इससे फर्क कैसे पड़ता है, कुल मिला के दोनों से जो है कि हमारा रुपए की वैल्यू हल्की हो रही है, डेप्रिशिएट है, डिवैल्यूएट हो रहा है, तो उससे जो है कि बीओपी कैसे सही होता है वो बता रहा हूँ। यहाँ पर $1 में 80 रुपए एक टाइम पे है, तो अंग्रेज या मतलब कोई भी है फॉरनर कह रहा है कि $1 में हमको 80 रुपए मिल जाएंगे। मान लो 80 रुपए का मान लो एक पेन आता था ये वाला, तो उनको $1 में 1 पेन मिल रहा था, यानी जो है कि $5 में अगर देखा जाए तो $5 में, है ना, $5 में जो है कि आप उनको मिलते थे कितने पेन भाई, 4 पेन। अरे गलत बोल गया, उल्टा लिख गया। यहाँ पर क्या होगा कि $4 में भाई, $4 में कितने मिलेंगे, 5 पेन। $4 में कितने मिलेंगे, 5 पेन। समझे आप बात को? $4 में कितने पेन मिलेंगे, 5। अरे 80 रुपए का एक है ना पेन, तो जो है कि मान लो कि $4 में 4 पेन। पूरा क्या दिमाग जो है कि उस तरीके से 4, मैं आगे वाला सोच रहा हूँ कि आगे क्या होगा वो लिख दे रहा हूँ पहले। डेटा जो है कि समझो कितना तेज दिमाग चलता है भाई, दिमाग कितना तेज चल रहा है, मैं आगे का डेटा लिख दे रहा हूँ जो आगे बताने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि भाई, तो अभी ये स्थिति थी, वो $4 में 4 पेन खरीद पा रहे थे, क्योंकि एक पेन था 80 रुपए का,
और $1 80 के बराबर था, तो वो $4 में 4 पेन। लेकिन अगर ये डॉलर क्या कर दिया भाई, गवर्नमेंट ने डिवैल्यूट कर दिया, यानी $1 की कीमत कर दी कितने, $100 के बराबर। सर ये डिवैल्यूट कैसे होगा सर, ये तो और बढ़ गया। अरे भाई ये रुपए की वैल्यू जो है डॉलर के मुकाबले कम हो गई है, बात समझो है ना, जो मैं अभी बता चुका हूँ। तो यानी उन्होंने कहा कि क्या $1 में अब मैं $100 ले सकता हूँ, पहले $1 में $80 खरीद सकता था, लेकिन अब $1 में $100 खरीद सकता हूँ क्या मैं। यानी जो है, जो मैं पेन जो है कि एक $1 में मुझे एक पेन मिलता था, यानी मुझे $4 में मुझे केवल और केवल 4 पेन मिलते थे। क्या मुझे इस $4 यानी $4 कितने रुपए के बराबर हो गए, 80 नहीं, अब पहले कितने थे, 80 गुणा 4 यानी जो थे $320 के बराबर। लेकिन अब जो है कि डॉलर कितना होगा, $100 का, 100 गुणा 4 यानी जो है कि $400 के बराबर। यानी जो है पहले $80 का एक पेन था, 320 डिवाइड बाई 80 बराबर 4 पेन। लेकिन अब ये पेन तो अभी भी उतने का ही है, 80 का, लेकिन अब ये $400 हो गए। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 5। तो यहाँ पर आपको 5 पेन खरीद सकता है। तो इस तरह से डिवैल्यूएशन पे जो है कि क्या होता है, तो अगर उसको उतने ही पैसे में 5 पेन में यहाँ पर मिल रहे हैं, तो समझिएगा कि हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बाहर विदेशों से ऑर्डर हमारे पास ज़्यादा आएगा। क्यों ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो है कि उनको चीज़ें, उनको लग रहा है कि अब सस्ती हो गई हैं, उतने पैसे में मुझको ज़्यादा चीज़ मिल रही है। इसीलिए जो है कि कई बार गवर्नमेंट डिवैल्यूएशन कर चुकी है। एक्सचेंज रेट में क्या, एक्सचेंज डिप्रिशिएशन क्या होता है, डिप्रिशिएशन में जैसे कि ये होता है कि आपने इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते आ रहे हो कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है मार्केट में, उसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जो है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसका जो है कि जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे ही क्या होता है, जब मार्केट में डॉलर जो है कि रुपए के मुकाबले बढ़ जाता है, जब ये बढ़ जाता है तब इसकी कीमत हो जाती है क्या, कम, यानी रुपया हो जाता है भारी। आप तो देखते हो कि फॉरेक्स मार्केट में जो है कि डॉलर कभी फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी 80 में, कभी 82 में, कभी 81 में, कभी है, और एक टाइम पे कभी 75 में था, एक टाइम पे कभी 65 में था, है ना। तो बढ़ते बढ़ते इस तरीके से ऐसे हो गया। तो ये चीज़ें हैं, तो वो आपका डेप्रिशिएशन, यानी जो है कि अगर डॉलर आज क्या है, 80 रुपए के बराबर है $1, है ना। अब कल जो है कि $1 वही $1 क्या, $82 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि मार्केट में रुपए की जो वैल्यू है वो रुपया ज़्यादा है, मार्केट में रुपया ज़्यादा है। इसीलिए तो अब आप उदाहरण के तौर पर समझो, ऐसे नहीं समझ पाओगे। जैसे कि आप एक दुकान पे गए, $1 आपके पास है, भैया रुपये दे दो हमें, इसके बदले में रुपये दे दो। तो अब उसके पास रुपये मान लो है कम, मान लो मार्केट में रुपया कम है क्योंकि डॉलर ज़्यादा, डॉलर के से लोग रुपया ले जा रहे हैं। तो अगर रुपया कम है तो अगर वो $80 दे रहा होगा सबको, तो वो क्या कहेगा, भैया नहीं नहीं है नहीं, आपको दे दो। अरे भैया $75 मिलेगा, लोगे, मैंने कहा भैया 75 दे दो। यानी जो है कि तुरंत ऐसे तो मार्केट में आप फोर्स समझ नहीं पाता आपको, तो कौन से फोर्स, मार्केट डिमांड सप्लाई के फोर्स, तो यही फोर्स होते हैं कि जब क्वांटिटी कम होती है तो उसका क्या हो जाता है, वहाँ पर क्या होता है, वो चीज़ अब वही $1 किसके बराबर हो गया, $75 के बराबर। और जब जो है कि डॉलर बहुत ज़्यादा होता है और रुपया कम, तो अब आप जाते हो तो वो उनको लगा रुपया कम है, तो रुपया मेरे पास ये चल के आया है खुद, तो वो कह रहा है कि भाई जो है कि एक काम, पहली बात तो अगर रुपया ज़्यादा है तो आदमी जो है कि वहाँ पर क्या करेगा कि रुपया अगर लेकर के जाएगा, है ना, और नहीं डॉलर, रुपया ज़्यादा है तो अगर डॉलर आदमी लेकर के जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, रुपया ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, 80 है तो वो क्या करेगा वहाँ पर, उसको 81 तो नहीं देगा। लेकिन अगर डॉलर वाला अगर डिमांड कर दे मुझे 81 चाहिए है, क्योंकि डॉलर की कमी है, दुकानदार के लिए डॉलर भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वो एक्सचेंज दुकान है, एक्सचेंज पे क्या है कि भाई लोग रुपया लेकर भी आते हैं, मुझे डॉलर चाहिए, और डॉलर है कम तो वो डॉलर दे नहीं पा रहा है ना। तो इसीलिए उसके लिए डॉलर भी उतना ही प्यारा है, रुपया ही उतना ही प्यारा है, जो कम होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आई होप कि आप बातें समझ चुके होंगे, है ना। तो इस तरह से जो है कि डिमांड में, तो इसी तरह से उसकी डॉलर की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। अब यहाँ पर ये आप नोट्स वगैरह जो है कि ये सब आप लिख लीजिएगा। बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी गवर्नमेंट कैन करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द बीओपी इन द इकोनॉमी, एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएशन reduces the value of home currency, है ना, ये रुपए की, in relation to the foreign currency. As a result import becomes costlier and export become cheaper, है ना, cheaper हो जाता है export. It is also leads to the inflation trends in the country. भी मैं आपको सब बता चुका हूँ। डिवैल्यूएशन इज द लॉरिंग ऑफ एक्सचेंज वैल्यू ऑफ ऑफिशियल करेंसी है। देखिए ऑफिशियल करेंसी है ना, रुपए को जो कि ऑफिशियल नहीं, गवर्नमेंट खुद कम कर देती है। When a country devalues its currency,
एक्सपोर्ट बिकम्स चीपर एंड इम्पोर्ट बिकम्स एक्सपेंसिव विच कॉज रिडक्शन बीओपी। ये आपको सारा कुछ समझा चुका हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ये कॉल लाइन या ब्रैकेट लिख लीजिएगा, डन बाय गवर्नमेंट, और यहाँ पर डन बाय मार्केट फोर्सेस, इतना आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, है ना। उसके बाद पांचवा मेथड जो है वो क्या है भाई, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, देखिए इन्फ्लेशन होता है, उसके बाद एक होता है डिसइन्फ्लेशन, और ये एक डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है बताइए। डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब जो है कि मान लो कि महंगाई बढ़ रही है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब ये हो रहा है महंगाई अभी भी बढ़ रही है लेकिन घटते क्रम से बढ़ रही है। डिफ्लेशन का मतलब हो रहा है कि अब जो है कि एक तरीके से आपका क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ नहीं रही है। यहाँ पर भी बढ़ रही थी, यहाँ पर भी महंगाई लेकिन बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर बढ़ रही थी बढ़ते क्रम से, और यहाँ पर बढ़ रही है घटते क्रम से, लेकिन यहाँ पर घट ही रही है सीधा सीधा। ये आपका हो जाएगा डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इज अ रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ मनी टू रिड्यूस प्राइसेस। रिडक्शन क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी टू रिड्यूस प्राइसेस। भाई अगर क्या होगा, मतलब ये डिफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन का उल्टा है, यानी प्राइस कम हो रहा है इन डोमेस्टिक मार्केट। अगर डोमेस्टिक मार्केट में भाई प्राइस कम होंगे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई यहाँ पर क्या होगा, हमारी डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, और बाहर से लोग, विदेशी जो लोग हैं फॉरेनर, वो भी जो है कि फॉरेन करेंसी हमको देकर के हमारे गुड्स यहाँ से परचेज करेंगे। हैंस आर एक्सपोर्ट विल बी इंक्रीज्ड, है ना। और इंपोर्ट कम इसलिए होगा क्योंकि हमारे देश के लोग भी जो है कि बाहर का इंपोर्टेड माल नहीं मांगे, उनके देश में ही क्या मिल रहा है, उनके देश में ही सस्ता माल मिल रहा है, तो ये यही खरीदेंगे। एक्सचेंज कंट्रोल, एक्सचेंज कंट्रोल वाली वही बात जो मैं पिछला बता चुका हूँ कि एक्सचेंज कंट्रोल, मैं कहा ना कि भाई अगर डॉलर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी जो है कि $1 में जो है जो 80 रुपये मिल रहे थे वो क्या मिलेगा भाई, उनको 75 रुपया मिलेगा। बात समझ रहे हो आप। और अगर रुपया ज़्यादा हो जाएगा तो $1 में जो है कि 85 रुपया तक आराम से लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि डॉलर मिल नहीं रहा है। डॉलर तुरंत आदमी लेगा 85 रुपये, 50 रुपये, रुपया है ज़्यादा मार्केट में, कर लो डॉलर मुझे दे दो आप। तो ये होता है एक्सचेंज कंट्रोल, यानी जो है कि सरकार जो है कि मार्केट में कितना जो है कि हमारे कितना डॉलर छोड़ना है, कितना जो है कि रुपया छोड़ना है, तो ये आरबीआई कंट्रोल करती है। आरबीआई को लगता है कि जैसे ही जैसे मान लो कि मार्केट में क्या है, डॉलर जो है कि कम हो रहा है ना, और डॉलर कम हो रहा है तो रुपया हमारा $1 के मुकाबले क्या है, ज़्यादा जा रहा है, 85 तक पहुँच जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, निकाला जेब में से, यानी जो भी हमारा है कोष, उसमें से छोड़ दिया, ऐसे डॉलर छोड़ दिया मार्केट में। अब डॉलर ही डॉलर हो गया, अरे डॉलर हो गया, तो यानी जो है कि अब सबके पास डॉलर आराम सबको मिल रहा है, यानी वो कह रहे भैया इतना ही जो है कि देंगे, रुपया 80 रुपये देंगे, डॉलर हमको। डॉलर वाला भी क्या कर रहा है, डॉलर मेरे पास है, डॉलर मेरे पास है, ले लो डॉलर, है ना। ये वाली बात आ जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। द लाइसेंस होल्डर कैन इम्पोर्ट एनी गुड बट अमाउंट इज फिक्स्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी। ये आप समझ लीजिए, ऑल एक्सपोर्टर्स आर डायरेक्टेड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी टू सरेंडर देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, है ना। यहाँ पर जो है कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, तो मैंने कहा था सब आरबीआई करती है। कैसे, अब आपको आपकी जेब में मान लो कि $10,000 पड़ा हुआ है, तो आप अगर कहीं जाओगे एक्सचेंज करने, वो एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, वो लाइसेंस किसके द्वारा होगा, गवर्नमेंट के द्वारा, यानी सब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रहता है आपके पास कितना डॉलर है। आप बाहर से जो है कि अगर गवर्नमेंट रोक लगा देगी कि जो है कि अब जो है कि जैसे रुपया है, अब अगर बाहर से आप कोई चीज़ मंगाओ तो आप वहाँ पे क्या पे करोगे, डॉलर पे करोगे ना, ऐसे तो मिल नहीं जाएगा। आपके पास रुपया है तो गवर्नमेंट ने क्या करा, अब कोई कन्वर्जन नहीं होगा, रुपये से डॉलर में कोई कन्वर्जन नहीं होगा, जितने भी लाइसेंस धारक हैं कन्वर्जन मन, है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, सब जो है कि किसके हाथ में है, गवर्नमेंट की। क्या लिखा है, ऑल एक्सपोर्टर आर डायरेक्टेड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी टू सरेंडर देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड द टोटल अवेलेबल फॉरेन एक्सचेंज इज rationed among the licensed importers, है ना। The license holder can import any good but amount is fixed by monetary authority। जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी कहेगी, मॉनेटरी अथॉरिटी कहेगी, मतलब यही एक्सचेंज कंट्रोल है। मतलब जो मॉनेटरी अथॉरिटी आरबीआई कह देगी, अगर वो कहेगी डॉलर को सरेंडर करो, आपके पास जो भी डॉलर सब जमा करो आगे, ठीक है, तो करना पड़ जाएगा, क्योंकि भाई आदेश, गवर्नमेंट का आदेश का पालन तो भाई सर्वोपरि है ना। अब कोई ये ना कहे कि भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा, है ना। तो ये चीज़ें जो है कि गवर्नमेंट से कोई नहीं आप लड़ झगड़ सकता। नेक्स्ट, अब जो है कि नॉन मॉनेटरी, ये तो थे अभी आपके मॉनेटरी मेजर्स, है ना।
अब जो है कि नॉन मॉनेटरी मेजर में एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट का बढ़ावा दिया, है ना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैसे करके, विदेशों में जा जाकर मोदी जी क्या कर रहे हैं, इंडिया का परचम लहराना है कि हम आत्मनिर्भर बन गए हैं, आत्मनिर्भर भारत हमारा बन, यानी जो है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहे हैं कि मतलब जो है कि हम चीज़ें जो है कि बहुत ही जो है कि मैन्युफैक्चरिंग बड़े बड़े प्लांट लगाएंगे, चीज़ों को एफिशिएंट तरीके से कम रेट में बनाएंगे और अच्छी से अच्छी क्वालिटी में बनाएंगे। तो लोगों को लगता है हाँ भाई इंडिया नज़र में आ गया लोगों के, है ना, वो कह रहा है कि भैया चलो अब इंडिया से मंगा लेंगे। वहाँ पर क्या करते जाके डील जो है कि साइन कर देते जाके, वहाँ पर डील जो है कि साइन कर देते जाके हैं कि भाई आप जो हमारे यहाँ से इतना इतना खरीदारी करो, स्टार्ट करो, है ना। कहीं जाते हैं रॉ मटेरियल कहते हैं भाई रॉ मटेरियल अपने यहाँ से मेरे यहाँ भेजो, है ना। इस तरीके से यानी एक्सपोर्ट को प्रमोशन वगैरह भी और तरीक़ों से कर देते हैं। द कंट्रोल एक्सपोर्ट प्रमोशन, द कंट्री में अडॉप्ट मेजर्स टू स्टिमुलेट एक्सपोर्ट, लाइक, है ना, उत्तेजित कर देते हैं एक्सपोर्ट को, लाइक एक्सपोर्ट ड्यूटी में भी रिड्यूस्ड। अब यहाँ पर देखो क्या है ये एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये जो सही तरीके हैं, है ना, कि जो जिनसे तुरंत जो है कि इफेक्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी में भी रिड्यूस, यानी जो एक्सपोर्ट की ड्यूटी है वो क्या हो जाती है, जैसे मान लो कोई यहाँ से कुछ माल परचेस कर रहा है, अब वो जो है कि 110 रुपये, यानी जो है कि मान लो कि 110 रुपये का है, अब उसमें क्या 100 रुपये का जो है कि तो गुड्स है और 10 रुपये एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है सरकार ने। अब सरकार क्या करे, एक काम करो भाई 100 रुपये का गुड्स है केवल 5 ही रुपये लगाएंगे, यानी जो है कि ये 105 रुपये का ही पड़ेगा आपके लिए, तो आदमी और दबा के मंगा, यानी एक्सपोर्ट और बढ़ गया। कैश असिस्टेंट सब्सिडीज कैन बी गिवन टू एक्सपोर्टर्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट, है ना। अब जैसे एक्सपोर्टर्स हैं एमएसएमई के तहत उनको जो है कि लोन मिल जाता है कि एक काम करो दबा के लोन लो, एक्सपोर्ट करो, है ना, छूट मिल रही है आपके लिए, मतलब तो हम लोन क्या करेंगे, दबा के और लोन ले रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ावा, क्योंकि जो है कि हम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं उसमें मेरा तो बेनिफिट है ही पर्सनली, पूरे देश का बेनिफिट, क्योंकि बहुत से लोग एक्सपोर्ट हमारे बाहर से हमारे हमको क्या मिल रहा है, डॉलर मिल रहा है, और डॉलर वो भले ही हमारी जेब में आ रहा है लेकिन आ तो इंडिया में ही रहा है, बात को समझो आप, है ना। क्योंकि जो है गवर्नमेंट को जब संकट की घड़ी होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, नोट छाप के आपको फटाक थमा देगी कि डॉलर लाओ, डॉलर लाओ, तो आप क्या करोगे भाई, आपको तो आप तो देश में आपको तो पैसे ही प्यार है ना, रुपया, डॉलर किसी काम का नहीं है आपके। अगर गवर्नमेंट बैन लगा दे उस पर तो आप तुरंत रुपया ले लोगे और डॉलर पहुंच जाएगा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट तुरंत जो है कि अगर तेल मंगाना तेल मंगा लेगी, जो मंगाना वो मंगा लेगी। तो इसलिए छोटे मोटे क्वेश्चन दिमाग में ना रखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सारे आपके डाउट्स जो है कि कवर कर लूँगा। कैश असिस्टेंस सब्सिडीज कैन बी गिवन टू एक्सपोर्टर्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, गुड मीन ऑफ एक्सपोर्ट कैन बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस, टैक्स वैक्स कम कर दो तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। इम्पोर्ट सब्सिट्यूट स्टेप्स में बी टेकन टू इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्ट सब्सिट्यूट्स, इम्पोर्ट सब्सिट्यूट्स यानी जो है कि जैसे मान लो बाहर से जो है कि भाई कोई चीज़ आ रही है ना, जैसे बाहर से मान लो पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसका सीधा, अब ये बाहर से आ रहा है यानी इम्पोर्ट हमारा बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक ऐसा काम करो कोई कि ये पेट्रोल कम से कम आए, तो भाई पेट्रोल की जगह पे कुछ और ले आए अगर जो पेट्रोल का काम कर दे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, पेट्रोल कम आएगा फिर वहाँ से, तो गवर्नमेंट कह रही है इसका सब्सिट्यूट पैदा कर दो, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि पेट्रोल लगता है गाड़ियों में चलने में, है ना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कर दो, इलेक्ट्रिक व्हीकल ला दो। अब इलेक्ट्रिसिटी से इसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा होंगे, कम से कम पेट्रोल फूकेगा, कम से कम फिर हमको बाहर से पेट्रोल मंगाना पड़ेगा। स्टडी जो है कि वो यहाँ पर हम कुछ भी करें, टेक्नोलॉजी बनाए। एक मैंने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी देखी है, एक मैंने वीडियो देखा था, अब वो पता नहीं कहाँ का वीडियो है, लेकिन जो है कि उन्होंने जो मैं ये सोचा करता था, लेकिन वो अब आंखों के सामने होता देख रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता ही रह गया, लेकिन जो है कि वो हो गया, क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, है ना, अगर इंजीनियरिंग में होता तो मैं वो भी मैं कर देता। जैसे आपने प्रिज्म देखा होगा, केवल ट्रायंगल की तरह बना देते हैं ना प्रिज्म, तो आपने देखा होगा कि सनरेज हम अपने हाई स्कूल में जो है कि आप जब होते थे अपने टाइम में, तो हम ऐसे सनरेज डालते थे, है ना, और वो सनरेज जो है कि एक जगह पे जाकर के एक पॉइंट पे जो है कि कागज़ पे इकट्ठी हो जाती थी, तो हम यहाँ पर रखते थे पेपर, और पेपर में जो जाकर के वो एक पूरा होल बना देती थी, ऐसा आपने देखा होगा, पूरा होल बना देती थी यहाँ पर, क्योंकि जो है कि वो सनरेज जो है कि वो यहाँ पर क्या होती थी, इकट्ठी हो जाती थी, और इकट्ठी होकर के एक मोटी सी बीम, जिसमें पूरी एनर्जी को एक साथ इकट्ठा करके जो है कि मोटी सी बीम यहाँ पर डालती थी लाइट की, है ना, जो कि पेपर गर्म हो जाता था कि उसमें इतनी एनर्जी होती थी और ये पेपर जल जाता था। तो अब आप ये बताओ कि पहले चीज़ें हमेशा छोटे लेवल पर ही तो करके देखेंगे। जैसे आजकल जो है कि स्टीम इंजन है, बड़े बड़े फैक्ट्री में बहुत बड़े स्टीम इंजन है। सबसे पहले स्टीम किसमें, कुकर में देखी गई थी,
कि कुकर की प्लेट या कुकर नहीं, जो बर्तन उसकी प्लेट ऊपर नीचे जा रही हो। कहने का मतलब जो अगर इतने राई राई से पहाड़ होता है, कोई पहाड़ बना होगा तो पहले वो कुछ ना कुछ कंकड़ पत्थर इकट्ठे होंगे, पहाड़ बना। तो ऐसे ही जब ये छोटे लेवल पे इतना है, तो अगर इसको हम जो है कि 1 लाख टाइम्स अगर हम इसको कर दें यहाँ पर, तो समझो पहले कितनी ज़्यादा एनर्जी होगी। यानी प्रिज्म को इतना बड़ा कर दें, तो इसी उस पर जो है कि पूरा का पूरा काम हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो है कि हीट पूरी पूरी ऑब्जर्वर लगा दिया गया, यहाँ पर बहुत बड़ा शीशा लगाया गया, ये प्रिज्म के जहाँ शीशा लगाया गया, उसमें ऐसे सनरेज ऐसे इधर से पड़ रही हैं, ऐसे करके ये बनाया गया। आपको सर ये क्या पढ़ाने लगे, देखो मैं बता रहा हूँ कि ये भी सब ज़रूरी है। यहाँ पर ऐसे शीशा लगाया गया, और शीशा जो है कि वो आपका एक तरीके से कॉनकेव है ना, तो ऐसे ऐसे रेज आ रही हैं इस पर, है ना, रेज आ रही हैं, सनरेज आ रही हैं इस तरीके से। और ऐसे सनरेज जो है कि एक जो है कि पर्टिकुलर ये ऑब्जर्वर है, हीट ऑब्जर्वर यहाँ पे लगा हुआ है, पूरी पूरी हीट ऑब्जर्व करके स्टोर कर लेता है एनर्जी यहाँ पर लगा। और फिर जो है कि इससे जो है कि इतना गर्म ये हो जाता है कि उसको पाइप में भेजा जाता है, और पाइप में पानी होता है, उससे बन जाता है स्टीम, और स्टीम बन के ऑटोमेटिक फिर बड़ी बड़ी जो है कि टरबाइन चला सकता है। और टरबाइन चल गई एक बार तो कुछ भी एनर्जी बना लो उससे, एनर्जी एक बार बन गई, एनर्जी हमने ले ली, और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन द एनी फॉर्म, है ना। तो वो जो है कि इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भाई थी। तो हाँ, जो मैं बता रहा था ये जो है कि इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर आप क्या करें, पेट्रोल की जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर एनर्जी बना करके इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगे, तो पेट्रोल की जरूरत ही नहीं हमको। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि सब्सिट्यूट पैदा कर दो, इंपोर्ट के यहाँ पे जो भी इंपोर्ट चीज़ें हो उसका सब्सिट्यूट बना दो, ताकि बाहर से हमको वो इंपोर्ट ना करना पड़े। अगर इंपोर्ट कम होगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फिर हमारा बीओपी डेफिसिट से बाहर निकल आएगा। इंपोर्ट कंट्रोल मैं आपको बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट क्या लगाती है भाई, टैरिफ लगा देगी कि भाई 100 रुपये का है तो आप जो है कि अब जो है कि 20% इस पर टैरिफ दो, यानी जो है कि 120 रुपये का पड़ेगा, तो आदमी ऑटोमेटिक कम परचेज करेगा। कोटा लगा देगी, कोटा जो है कि अंडर द कोटा सिस्टम क्या होता है, गवर्नमेंट में फिक्स एंड परमिट द मैक्सिमम क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी टू बी इम्पोर्टेड ड्यूरिंग अ गिवन। कोटा दो तरीके के होते हैं, एक तो कोटा लगता है आपका क्वांटिटी पे, एक कोटा लगता है वैल्यू पे। ये दो तरीके के कोटे होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, अगर हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ा और लॉन्ग हो जाएगा। तो दो तरीके के कोटे होते हैं ना। तो यहाँ पर कोटा सिस्टम में क्या होता है, गवर्नमेंट फिक्स करता है इतनी ही क्वांटिटी मंगा सकते हो, या गवर्नमेंट फिक्स करती है इतनी ही वैल्यू मंगा सकते हो, या ये भी फिक्स कर देती है इससे अगर वैल्यू से ज़्यादा, इतने रुपये से ज़्यादा का माल अगर मंगाओगे तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, फिर जो है कि आपको ज़्यादा टैरिफ देना पड़ेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट वाले कुल मिला के वो प्रयास करते हैं कि आदमी जो है कम से कम इम्पोर्ट करे, ये प्रयास करती है गवर्नमेंट, है ना। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम by restricting import through the quota system, the deficit is reduced and the balance of payment position is improved. Tariff or duties है ना, ये taxes imposed on imports, when tariffs are imposed the prices of import would be increasing। वही सब जो मैं आपको भी बता चुका हूँ, है ना। अब देखो अपनी बात आ गई इंडियाज का बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है कि यहाँ पर उसकी बात आ गई है। देखिए, इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज ऑन पाथ ऑफ डेवलपमेंट, हम लोग अभी किसके पाथ में, डेवलपमेंट के पाथ में, और बहुत तेजी से हैं, है ना। जनरली एक्सपीरियंसेस अ डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जब हम डेवलपमेंट के पाथ में, तो हमको जो है कि क्या अभी एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, हम लोग अभी डेफिसिट में चले जाते हैं। कहने का मतलब जो है कि हमारे कई बार क्या हो जाता है कि इम्पोर्ट कम हो जाते हैं, एक्सपोर्ट हमारे बढ़ जाते हैं, चूँकि वी आर इन डेवलपिंग फेज। तो डेवलपिंग फेज में क्या होता है, जैसे भाई अगर कोई अपनी, मान लो आप फॉर एग्जाम्पल आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, और बिज़नेस जो है कि आप स्टार्ट कर रहे हो, और इनिशियली अभी आपका बिजनेस पूरी तरीके से क्या सेटअप नहीं हो पाया, तो आप उस टाइम आपकी स्थिति क्या होगी, आप ऐसा कर रहे होगे कि कहीं ना कहीं से आप जो है कि बिजनेस के लिए जो है कि जो भी आपकी शॉप है, तो उसको जो है कि उसमें आप रेम्यूनरेशन, उसमें जो है कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आप कर रहे होगे। आप इधर फर्नीचर लगवा रहे होगे, आप ऊपर सीलिंग लगवा रहे होगे, आप इधर जो है कि बढ़िया से गेट लगवा रहे होगे, है ना, और जो है कि आप और आइटम रखने की व्यवस्थाएं कर रहे होगे, है ना। यही तो होता है, क्योंकि आपकी दुकान पूरी तरीके डेवलप नहीं, तो आप बीच में क्या कर रहे हो, काम कर रहे होगे। तब जब ये काम कर रहे होगे, तब ये सब बाहर से आप खरीद रहे होगे, बाहर से अब ये चीज़ें सीलिंग लगवा रहे, ये भी आप खरीद रहे होगे, फर्नीचर खरीद रहे होगे, गुड्स परचेज कर रहे होगे, बहुत चीज़ें खरीद रहे होगे। यानी जो है कि हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है, और अभी चूँकि दुकान मेरी कंप्लीट नहीं है, तो हम यहाँ पर कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ हमारे पास अभी प्रोडक्ट वगैरह उतना नहीं है, तो हम जो है कि उसे बेच नहीं पा रहे सही से।
अगर प्रोडक्ट हमने माल मंगा भी लिया तो हम उसको बेच नहीं पा रहे, क्योंकि दुकान अभी हमारा काम चल रहा है, हम बाहर से भी इस पर सेटिंग करने में लगे हुए हैं। यानी एक टाइम पे क्या होगा, जब ये सारा कुछ वीआईपी हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तब हम जो है कि फुल्ली खाली होंगे किसी काम के लिए, बढ़िया से आराम से फूड, तब दुकानदार क्या करता है, बिक्री करता है दबा के, है ना, तब उसको जो है कि बाहर से कमाएगा। तो ये डेवलप, यानी अभी हम इस फेज में हैं और इस फेज से हम इस फेज की तरफ जा रहे हैं और बहुत बहुत ही जल्द जाएंगे, है ना। दिस इज बिकॉज सच ए कंट्री रिक्वायर्स इम्पोर्टेड मशीन्स। देखिए बात आ गई वही वाली, इम्पोर्टेड मशीन, यानी हम ये क्या कर रहे हैं, ये सब हम बाहर से चीज़ें मंगा रहे हैं, है ना, ताकि यहाँ पर जो है कि सेटअप करने के लिए इम्पोर्टेड मशीन्स, टेक्नोलॉजी बाहर से खरीद रहे हैं, एंड कैपिटल इक्विपमेंट, है ना, सारी चीज़ें हम यहाँ बाहर से मंगा रहे हैं, ताकि अपने देश में हम क्या करें, उसको सेटअप करें और चलाएं, इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली लॉन्च एनी कैरी आउट प्रोग्राम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ताकि जो है कि हम यहाँ पर कुछ भी फिर जो है कि जब हमारा आ जाएगा, फिर हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप हो जाएगा, फिर हम प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन हब हम बन जाएंगे, और फिर हम लगातार दबा के क्या करें, एक्सपोर्ट करेंगे। अभी जो है कि हम इंपोर्ट नहीं, इंपोर्ट कहने का मतलब जो है कि क्या मजबूरी में करना पड़ा है, क्योंकि हमको क्या करना है, अभी सेटअप करना है, पूरा प्लांट सेटअप बिठाना है, तो ये चीज़ें हैं। क्लास कितना टाइम हो गया, कितना टाइम क्लास हो गई है, 35 मिनट, 45 मिनट की करने की 40 मिनट की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो कि ज़्यादा लंबी भी सही नहीं है। देखिए तो अब आप ये देखिएगा, मेजर आइटम्स इन इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट, फटाफट एक बार सब लोग नज़र डालिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेजर आइटम जो है कि इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन कौन से हैं, देखिए आप सभी लोग जानते हो, करंट अकाउंट आप पढ़ ही चुके हो, है ना, तो करंट अकाउंट में आपको मालूम है कि करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, गुड्स इनविजिबल यानी गुड्स और सर्विसेज दोनों, गिफ्ट वगैरह आ जाएगा, इंटरेस्ट वगैरह आ जाएगा, ये सब आपका करंट अकाउंट में आता है। कैपिटल में जो आपका वो आता है, जो आपका लाइबिलिटी और एसेट वगैरह होते हैं, वो आपका जो है कि करंट अकाउंट में आता है। कैपिटल अकाउंट में आई वॉज कन्फ्यूज, नो आई वॉज सीइंग हेयर, तो वो हो गया करंट अकाउंट, है ना। करंट अकाउंट जो है, अब जो है इसमें आप देखिएगा गुड्स, है ना, आपका जो है कि यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर इस तरीके से आपको एक आइडिया दिया गया कि बीओपी में जो है कि किस तरह से क्या चीज़ें रहती हैं। तो एक फॉर एग्जांपल एक उदाहरण एक उठा लिया गया इस तरीके का आपको देखने के लिए बीओपी में कैसे क्या होता है ना। तो देखिए क्रेडिट गुड्स में क्या हुआ, क्रेडिट का मतलब हमने जो बाहर भेजा था, बात समझो, जो हमने बाहर जो है कि एक्सपोर्ट करा गुड्स, जो शिप से हमने बाहर जो है कि एक्सपोर्ट करा ये वाला गुड, तो इसके बदले में जो है कि हमको कितना पैसा मिला। तो क्रेडिट देखो ये क्या है भाई, बिलियन डॉलर, है ना, तो 126.6 बिलियन डॉलर जो है कि हमने क्या करा, बाहर जो है कि एक्सपोर्ट करा। लेकिन जो हम मंगाते भी हैं गुड्स, हम क्या करते हैं, मंगाते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, तो वो इंपोर्ट कितना करा, 132.7 बिलियन डॉलर का। तो जब वो इंपोर्ट करा, मंगाया, तो उसके लिए हमने पैसा दिया, यानी ये हो गया डेबिट हमारे खाते से, है ना। तो नेट में क्या हुआ, नेट में कुल हमने क्या करा, कुल जो है कि जितना आया उससे 6.2 बिलियन डॉलर हमको ज़्यादा देना पड़ गया, यानी जो है कि नेट डेबिट -6.2 रहा। तो ये तो था आपका जो है कि अप्रैल से लेकर के जून 2015 का, है ना, अप्रैल से लेकर जून 2015 का। और उसके बाद जो है कि अप्रैल से लेकर जून 2014, है ना, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें अभी एग्ज़ाम में जो है कि इस तरीके से आया था, इसका मतलब क्या है, रिवाइज एस्टिमेट, है ना, और ये सारी चीज़ें जो है कि रहती हैं, तो इन पे भी मैं आपको एक डिटेल में एक बार ही बता दूंगा। क्रेडिट जो है कि 139.2, डेबिट इतना रहा है, तो आपका जो है कि नेट जो है कि हमारा डेबिट ही कुल मिला के यहाँ पर भी ज़्यादा रहा, है ना। अब ये गुड्स इस तरीके से, तो नहीं अब ये गुड्स का नहीं, ये आपका टोटल करंट अकाउंट, मैंने यहाँ पर इस तरीके से देखा नहीं, ये आपका टोटल करंट अकाउंट है। टोटल करंट अकाउंट में क्या रहा, जिसमें कि गुड्स आपका 68 था, और गुड्स एक्सपोर्ट इतना हुआ था, और जो कि यहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादा हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था। लेकिन हमको बचाया किसने भाई, सर्विसेज ने में क्या है कि 38 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करा, लेकिन इंपोर्ट केवल 20 मिलियन डॉलर का करा, है ना। और जो है कि किसने, सेकेंडरी इनकम, ये जो है कि हमारा 17 था, और हमने इंपोर्ट करा था केवल 1.1 का। तो ये सारी चीज़ें हैं। कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में देखो 140 बिलियन डॉलर का जो है कि हमने क्या करा भाई, यहाँ पर एक्सपोर्ट, है ना, ये हमारा क्रेडिट हुआ, लेकिन और इंपोर्ट कितना हुआ हमारा 133.6। तो हमारा जो है कि ओवरऑल 6.6 का क्या करा हमने,
एक तरीके से इंपोर्ट ही एक्सपोर्ट ही करा है, और यहाँ पर 8 का। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। एरर नोमिशन वगैरह ले लिया का $0.5 बिलियन का इसमें एरर नोमिशन हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये क्या आया है, ये 11.4, ये नेट रिजर्व में जो है कि जो कोष है, जो गल्ला है, जो आपका एक तरीके से अलमीरा है जिसमें पैसे रखते हो आप, है ना। उदाहरण बिल्कुल सिंपल के तरीके से बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है, उसमें ये था कि भाई यहाँ पर जो है कि हमारा जो ओवरऑल जो है कि हमारा चेंज हुआ है हमारे आप उसमें, तो वो क्या हुआ, इसको पूरे के करने के बाद कि $11.4 बिलियन का यहाँ पर बढ़त हुई है। इसमें जो है कि $11.4 बिलियन की यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर शो हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर रही हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर आपकी देखने को मिली हैं, ठीक है ना। ये जब आप इसको प्लस माइनस करोगे, ये प्लस, ये माइनस माइनस का है, ये माइनस का, ये प्लस का है, माइनस का, प्लस का है, प्लस का है ना। इस तरीके से जब आप करोगे तो आपको ये आपका रिजल्ट में आपको मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपना जो है कि समझ लीजिएगा। पी का मतलब प्राइमरीली और पी आर का मतलब पार्शली रिवाइज्ड, है ना। पी का मतलब प्रीलिमिनरी है ना। ये सारी चीज़ें आप समझिएगा। अब जो है इंडियाज़ करंट अकाउंट डेफिसिट, है ना। इंडिया नहीं, ये आपका जो है कि डेटा मैं दूसरा लेकर के आऊँगा, ये डेटा मत पढ़िएगा अभी, है ना। इसका डेटा को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो मैं आपको जो है कि अपडेटेड डेटा लेकर के आऊँगा, जो भी आपका 2022-23 का रहा है ना, वो मैं आपको लेकर के आऊँगा। क्योंकि मुझे यहीं तक क्लास आज की लेनी थी, तो मैंने यहाँ तक डेटा अपडेट रखा था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। इफ़ एनी डाउट स्टिल इज़ देयर in your mind, you please comment in the comment section. I will be trying my best to provide solution of that particular doubt. और keep on revising. Exam is step by step coming forward. जून आ रहा है नज़दीक, और जून में ही एग्ज़ाम है आपका, ऐसा कि ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है बाय NTA, है ना। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।